नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने यूट्यूब चैनल उदय राजपूत मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ रहे थे। प्रॉफिट लॉस का हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। आज हम प्रॉफिट लॉस का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 4। यानी कि प्रॉफिट लॉस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम आज की क्लास में सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारा प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा पढ़ेंगे, डिस्काउंट वाला चैप्टर इसके बाद पढ़ेंगे। देखिए, बुकों में आपको प्रॉफिट लॉस के अंदर ही डिस्काउंट वाला चैप्टर शामिल करके दिया होता है। कुछ बुकों में हो सकता है कि डिस्काउंट वाला चैप्टर सेपरेट आपके लिए मिल जाए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए डिस्काउंट वाला चैप्टर सेपरेट करके पढ़ाऊंगा ताकि ये प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों में अच्छे से डिफरेंस कर पाएँ और एग्जाम में इनके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो हम सेपरेट करके पढ़ेंगे डिस्काउंट वाला चैप्टर, और इसके बाद हम कल की क्लास से डिस्काउंट वाले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं नंबर सिस्टम और परसेंटेज 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ा चुका हूं। यदि आपने वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप नंबर सिस्टम और परसेंटेज 2 चैप्टर पढ़ लें। बाकी सारे चैप्टर आपको MP जेल प्रायरी मैथ्स करके प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले कल जो 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने दिए थे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर जिसने सर्वप्रथम आंसर बताएं तो उनका नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। तो ये सर्वप्रथम आंसर बताया श्रद्धा सिंह और इसके बाद आंसर बताया चंदू बना ने। तो 2 लोगों ने सबसे पहले इसका आंसर बताया, तो दोनों लोगों को मैं यहाँ पे बधाई देना चाहूँगा। और इसी तरह आप रेगुलर पढ़ते रहिए। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करने देता हूँ उनको सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, आप रेगुलर पढ़िए तो रेगुलर पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होंगे और आपकी समझ भी अच्छे से विकसित होगी। और क्वेश्चनों का आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 जो था उसका आंसर ए है और क्वेश्चन नंबर 25 उसका आंसर बी है। तो दोनों लोगों का सही आंसर आया। यदि आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में लूँ, तो जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने दूँ तो आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर जल्द से जल्द आंसर बताइए, तो मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। 40 रुपये में 45 नींबू बेचने से एक आदमी को 20% हानि होती है। उसे 24 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए जिससे कि 100 दिन में 20% का लाभ हो। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, कल भी हमने एक क्वेश्चन इसी तरह का किया हुआ था, नारंगियों वाला। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है लगभग, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज है। तो आप समझिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया, 40 रुपये में 45 नींबू बेचने से, यानी कि 45 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है, 40 रुपये। देखिए 45 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 40 रुपये। यहाँ पे लिख देता हूँ विक्रय मूल्य। देखिए एग्जाम में भी आपको शॉर्ट से शॉर्ट लिखना है ना। आप कम से कम लिखेंगे तो आपका समय काफ़ी बचेगा। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है और एग्जाम में कम से कम स्टेप में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 45 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 40 रुपये। क्वेश्चन में कह रहा है ना 40 रुपये में 45 नींबू बेचने से, 45 नींबू को विक्रय मूल्य कितना है, 40 रुपये। अब आगे कह रहा है एक आदमी को 20% की हानि होती है, यानी कि वो 45 नींबू 40 रुपये में बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है यहाँ पे 20% की हानि हो रही है। आगे क्वेश्चन में पूछा है उसे 24 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए कि 100 दिन में उसे क्या हो, 20% का लाभ हो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है 45 नींबू को 40 रुपये और हानि दी है 20%। तो इन दोनों की सहायता से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर, पहली क्लास में मैं फॉर्मूला भी बताया था, अब आपको अच्छे से हैबिट भी हो गई होगी डायरेक्ट लिखने की। तो क्रय मूल्य बराबर कैसे लिखेंगे हम, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 40 रुपये और हानि कितनी हुई यहाँ पे 20 रुपये की। तो विक्रय मूल्य इंटू 100 लिखेंगे और नीचे हानि को 100 से माइनस करेंगे। तो 100 माइनस 20 कितना होगा, 80। तो 40 दूनी 80, 2 से 100, 50 बार में कैंसिल, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा 50 रुपये। देखिए 45 नींबू का विक्रय मूल्य 40 रुपये, तो हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। 45 नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा, 50 रुपये होगा। अब क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 24 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए जिससे कि 100 दिन में क्या हो, 20% का लाभ हो। यानी क्रय मूल्य 50 रुपये है और इस पर हम 20% का लाभ के साथ विक्रय मूल्य निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 45 नींबू का हमें 20% के साथ क्या मिल जाएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू लाभ कितना 20%, 100 प्लस 20 करेंगे 120/100। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 5 60 रुपये। यानी कि यदि वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है
तो उसे 45 नींबू कितने के बेचने होंगे, 60 रुपये के बेचने होंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 24 रुपये में कितने नींबू बेचेगा वो। तो यहाँ से अब क्वेश्चन को समझिए, 60 रुपये में कितने नींबू बेच रहा है वो, 45 नींबू। देखिए 60 रुपये क्या है, 20% प्रॉफिट के साथ जो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ वो है 60 रुपये। तो जब वो 20% प्रॉफिट कमाएगा तो 60 रुपये में 45 नींबू बेचेगा। 45 रुपये में 60 रुपये में 45 नींबू बेच रहा है, तो 1 रुपये में निकालेंगे हम। 1 रुपये में क्या करेगा, और कम नींबू बेचेगा तो 60 से भाग लगा देंगे। लेकिन हमें 24 रुपये में देखना है कि 24 रुपये में कितने नींबू बेचेगा। तो 24 रुपये में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 24 रुपये में वो और अधिक नींबू बेचेगा तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 से 4 × 6 = 24, 6 × 3 = 6 = 18। यानी कि वो 24 रुपये में कितने नींबू बेचेगा, 18 नींबू बेचेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन है और इजी नहीं भी है तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए तो आपको काफ़ी इजी लगने लगेगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन को आप कठिन मानकर बिल्कुल मत चलिए, आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि मैथ्स में कोई क्वेश्चन कठिन होता है। यदि होता भी है तो आप मान के चलिए सरल है, तभी आपसे एग्जाम में बहुत आसानी से बन पाएगा ना। तो देखिए इसका आंसर कितना आ गया, 18 नींबू। समझ में आ गया क्वेश्चन? देखिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि इन्हीं क्वेश्चनों की आप घर पर भी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करिए। इन क्वेश्चनों की आप घर पर प्रैक्टिस कर देंगे तो मैं आपसे 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम में आप 90 से 95% मार्क्स सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करके बना पाएंगे। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है एग्जाम में, क्योंकि देखिए हो सकता है वैल्यूज चेंज हो जाए लेकिन टाइप जितने हैं उतने ही टाइप तो रहेंगे। तो एक एग्जाम में यदि आपसे 1-2 क्वेश्चन नहीं भी बनते तो आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है ना। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो किसी से भी ना बने, यानी कि 1-2% लोगों से ही बने। तो हमें उन क्वेश्चनों की ओर ज़्यादा ध्यान देना है जो क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं और जिनको हम एग्जाम में बिल्कुल भी गलत नहीं करना है ना। बहुत सी बार क्या होता है, हम क्वेश्चन तो हमसे बनते हैं लेकिन एग्जाम हम उन्हें गलत कर देते हैं। तो आप इस प्रकार की गलती से बचना है। आपसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको तो आप एग्जाम में बिल्कुल राइट ही करिए, ठीक है। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिए क्वेश्चन देखने में भले बड़ा है लेकिन आप इसे अच्छे से समझिए और हम इसको काफ़ी आसान कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक आदमी ने कुछ नींबू प्रति रुपये 12 नींबू की दर से और दूसरे प्रकार के उतने ही नींबू प्रति रुपये 8 नींबू की दर से मोल लिया। समझ में आ गया? यानी कह रहा है कि उसने कुछ नींबू किसने 1 रुपये में 12 नींबू की दर से लिए और उतने ही प्रकार के नींबू लिए उसने कितने रुपए में, 1 रुपये में 8 नींबू की दर से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दोनों प्रकार की नींबुओं को एक में मिलाकर उसने उनको प्रति रुपये 10 नींबू की दर से बेच दिया, यानी कि 10 नींबू उसने 1 रुपये में बेच दिए दोनों को आपस में मिलाकर। तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? इस क्वेश्चन ने पहले ही दे दिया, हानि होगी और हमें निकालना है कि हानि के प्रतिशत क्या होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन कल भी सॉल्व किया था। यदि आपने उसे अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप आज इसको सॉल्व करके देख लीजिए और अभी मैं आपके लिए बता देता हूँ इस क्वेश्चन को और आप घर पर इसकी प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नींबू प्रति रुपये 12 नींबू की दर से और दूसरे उतने ही प्रकार के नींबू 1 रुपये में 8 नींबू की दर से मोल लिए। यानी कि यहाँ पे 12 नींबू का हम क्रय मूल्य देखें कितना है, यहाँ पे 1 रुपये है ना। मैं शॉर्ट से शॉर्ट लिखूंगा, 12 नींबू का क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 1 रुपये। देखिए प्रति रुपये 12 नींबू की दर से तो खरीदे है ना उसने, यानी 12 नींबू का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये। तो यहाँ से हम 1 नींबू का क्रय मूल्य देखें और कम होगा 12 से भाग लग जाएगा। क्लियर है? उसने कुछ नींबू लिए, हमने मान के चलते उसने x नींबू खरीदे। देखिए 1 नींबू का क्रय मूल्य इतना, तो x नींबू का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, और अधिक होगा। तो और अधिक होगा तो x से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? x नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा, 1/12 इंटू x रुपये। इतना क्लियर है? इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं। हम दूसरे प्रकार के उतने ही नींबू, दूसरे प्रकार के कितने नींबू, हमने इसको माना x नींबू, तो दूसरे प्रकार के वो x नींबू ही खरीदेगा। तो दूसरे प्रकार के उतने ही नींबू प्रति रुपये 8 नींबू की दर से मोल लिए, यानी कि 8 नींबू का यहाँ से क्रय मूल्य कितना, 1 रुपये। 1 रुपये में 8 नींबू खरीदे ना, तो 1 नींबू का निकालेंगे कितना आएगा, 1/8 रुपये। चूँकि उसने x नींबू खरीदे, x नींबू उसके बराबर ही खरीदे, तो x नींबू क्रय मूल्य कितना हो जाएगा और अधिक, तो x से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे x
नींबू का क्रयमूल्य कितना आ गया यहाँ पे x/12 और यहाँ पे x नींबू का क्रयमूल्य कितना आ गया x/8। क्लियर है इतना। तो यानी कि यहाँ पे देखिए x और x टोटल नींबू कितने खरीदे उसने 2x नींबू खरीदे। इतना क्लियर है। तो 2x नींबू का क्रयमूल्य कितना होगा x/12 और x/8। इन दोनों को प्लस कर देंगे x/12 प्लस x/8। इतना क्लियर है। x नींबू का क्रयमूल्य यहाँ है और x नींबू का क्रयमूल्य यहाँ है। टोटल 2x नींबू क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे। दोनों को पहले प्लस कर लीजिए और 2x नींबू का क्रयमूल्य निकाल लीजिए। 12 और 8 का हम एलसीएम निकाला है। देखिए 12 और 8, चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 12 और 8। इसको मैं 4 से 4 दिए 12, 4 दूनी 8, 3 और 2 से जाएगा तो 2 3 6 6 चौके 24। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 24। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 24 नीचे लिखेंगे एलसीएम, 12 से 24 दो बार में कैंसिल, ऊपर कितना आएगा 2x, 8 से 3 बार में कैंसिल 3x, यानी कितना मिलेगा 5x/24। इसको सॉल्व करें कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 5x/24। इतना क्लियर है। ये क्या है 2x नींबू का क्रयमूल्य है। ठीक है, 2x नींबू का क्या है यहाँ पे क्रयमूल्य है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे कह रहा है दोनों प्रकार के नींबुओं को एक में मिलाकर उसने उनको प्रति रुपए 10 नींबू की दर से बेचा तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। यानी कि उसने 10 नींबू का हम विक्रय मूल्य देखें यहाँ पे 10 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपये। उसने प्रति नींबू 10 नींबू की दर से बेचे ना, तो 10 नींबू का विक्रय मूल्य 1 रुपये। तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य कितना होगा 1/10 रुपये। लेकिन हमें कितने नींबू का देखना है 2x का, तो 2x नींबू का विक्रय मूल्य कितना होगा, इसमें 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करें तो कितना जाएगा यहाँ पे x/5 रुपये। इतना क्लियर है। यानी कि 2x नींबू का यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 5x/24 और 2x नींबू का हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया कितना आ गया x/5। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे हानि हुई है तो हमें हानि का प्रतिशत निकालना है। हानि हुई यानी कि क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तभी हानि होती है। तो हम क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे दूसरा मार्कर यहाँ पे लेता हूँ, उससे आपको और अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है क्रय मूल्य 5x/24। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य माइनस करेंगे, क्यों क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तभी तो हानि होगी। तो क्रय मूल्य कितना है 5x/24। इससे हम विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे x/5 को, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा जितनी हानि हुई है वो मिल जाएगी। ठीक है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे। तो 24 और 5 इसका एलसीएम लें तो कितना आएगा, देखिए 24 और 5 का देखिए काफ़ी कम जगह है यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे हम कहीं पे सॉल्व करते हैं। 24 और 5 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, देखिए इसमें पहले हम 6 से दें, 6 चौके 24 और 5, 4 और 5 से जाएगा 5 चौके 20 और 6 दूनी 12, यानी कि 24 और 5 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 120 आएगा। क्लियर है। देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 120, दोनों का एलसीएम 120 आएगा। तो 24 से कितनी बार कैंसिल होगा 120 5 बार, 5 से 100 मल्टीप्लाई होगा 25, 25x माइनस 5 से इसमें भाग देंगे 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, देखिए 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 5 चौके 20, कितना आ गया यहाँ पे 24x। अब 25x से 24x माइनस करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा x/120, यानी कि उसे x/120 रुपये क्या हुई हानि हुई। क्वेश्चन को ध्यान सॉल्व करते समय आप इतना ध्यान रखिए हम कर क्या रहे हैं ना, हम यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य माइनस कर रहे हैं और क्या मिल रहा है हमें हानि मिल रहा है। तो हम हानि देख रहे हैं उसे कितनी हानि हुई x/120 रुपये की हानि हुई। चूँकि हमें प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत में हम कैसे करते हैं, प्रतिशत में करने के लिए हम ऊपर क्या लिखेंगे x/120 और नीचे क्या लिखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, क्रय मूल्य देख लीजिए 2x जो नींबू है उनका क्रय मूल्य कितना आया तो 5x/24, तो 5x/24 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हमें देखिए प्रतिशत में निकालना है इसलिए 100 करते हैं। देखिए यहाँ पे जगह की कमी है तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे देखिए बटे के बटे में जो संख्या है वो क्या हो जाएगी पलटी मार जाएगी। कॉन्सेप्ट तो आपका अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए पलटी मार जाएगी तो इसके बाद मैं यहाँ पे लेकर आऊँ। ठीक है, पलटी मारेगी तो x/120 और पलटी क्या मारेगा यहाँ पे 5x/24, तो 24 बटे क्या हो जाएगा 5x। देखिए x/120 पलटी मारेगी संख्या तो 24 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5x इंटू 100। इतना क्लियर है।
अब देखिए x से x कैंसिल, 24 से 120 कितनी 5 बार में कैंसिल, नीचे क्या बचा 5 × 5 यानी कि 25, 25 चौके 100 यानी कि उसे हानि कितनी होगी 4% की उसे हानि होगी। तो यहाँ पे हानि पूछा है, तो देखिए आपको थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे उसे हानि कितनी हुई 4% की हानि हुई है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं है, यानी कि उसका सॉल्यूशन उतना बड़ा नहीं है। क्वेश्चन देखने में तो आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी जगह की कमी है, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही हो, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। आपको वैसे अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको दिख भी अच्छे से रहा होगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन कल भी सॉल्व किया था। अब चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन क्या, हम और क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इसके और भी टाइप के क्वेश्चन। आज हमें प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, तो इसी वीडियो में हमारा प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी 3 मोटरसाइकिलें क्रमशः 5400 रुपये, 3300 रुपये और 5250 रुपये में बेचता है। पहली मोटरसाइकिल पर उसे 20% लाभ, दूसरी पर 10% लाभ और कुल पर 3 से 1/8% हानि होती है। तीसरी मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य निकालें। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए एक ही चीज़ में बहुत सारी, यानी एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ शामिल कर ली। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करिए तो आपसे जल्दी बनने लगेगा। एग्जाम में यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन 1 से 2 मिनट भी लेता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते ही हैं जो थोड़ा सा समय लेते हैं, यानी टाइम टेकिंग क्वेश्चन एग्जाम में जरूर होते हैं। वो दिए भी इसलिए जाते हैं कि आप उनको किस प्रकार से एग्जाम में हैंडल करते हैं, यानी कि और क्वेश्चन आप समय बचा पाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो फिर आप ना तो उन क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और फिर इस तरह के क्वेश्चन तो आप एग्जाम में छोड़ ही देंगे। तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए। जितने टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देखिए हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखे जो 10 से 20 सेकंड में भी सॉल्व हो रहा है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो होंगे जो 1 से 2 मिनट में भी सॉल्व होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, तो आप इसको 1 मिनट से भी कम में सॉल्व कर पाएंगे। बस इसको आप ध्यान से समझिए। यदि आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप इसको 1 मिनट से कम में भी सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आप इसको 1 से 2 मिनट में भी सॉल्व करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। एक व्यापारी ने क्या करा, 3 मोटरसाइकिलें क्रमशः 5400, 3300 और 5250 रुपये में बेची। तो यहाँ पे साथ ही आगे लिखा हुआ है कि पहली मोटरसाइकिल पर उसे 20% लाभ हुआ, दूसरी पर 10% लाभ और कुल पर उसे क्या 3 से 1/8% की हानि हुई। तो हमें तीसरी मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य यहाँ पे बताना है। सबसे पहले देखिए पहली मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य कितना है 5400 रुपये। फर्स्ट वाली मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य 5400 रुपये और इसका लाभ भी दिया है कितना प्रतिशत, 20% लाभ कमाया। तो विक्रय मूल्य मालूम है और हमें लाभ मालूम है, तो पहली वाली मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से विक्रय मूल्य इंटू क्या 20% का यहाँ पे उसने लाभ कमाया। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य इंटू 100 और नीचे क्या करेंगे 100 में 20 प्लस करेंगे कितना 120। तो हमें फर्स्ट वाली जो बाइक है उसका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य हमें मिल जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 12 से कैंसिल करते हैं, 12 एकम 12, 12 24, 12 36, 12 चौका 48, 48 के बाद कितने बचेंगे 6, 60, 12 5 60। तो यहाँ से फर्स्ट वाली गाड़ी का क्रय मूल्य कितना मिल गया हमें 4500 रुपये। क्लियर है। फर्स्ट वाली बाइक का हमने क्या निकाल लिया, क्रय मूल्य निकाल लिया 4500 रुपये। इसी प्रकार का हम सेकंड मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। इसका विक्रय मूल्य कितना है सेकंड वाली का, सेकंड वाली विक्रय मूल्य है 3300 रुपये और इस पर क्या कर रहा है वो 10% लाभ कमा रहा है। तो विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे लाभ है तो 100 में प्लस कर देंगे 110। तो यहाँ से हमें सेकंड वाली जो बाइक है उसका क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 11 से 33 3 बार में कैंसिल, तो यहाँ पे 30 इंटू 100 तो कितना आएगा यहाँ से 3000 रुपये। देखिए फर्स्ट वाली बाइक का क्रय मूल्य आ गया 4500 रुपये और सेकंड वाली बाइक का क्रय मूल्य आ गया 3000 रुपये। अब क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन में कहा है कि कुल पर उसे क्या होता है 3 से 1/8% की हानि होती है। कुल पर उसे हानि होती है। तो देखिए कुल हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो कुल क्रय मूल्य के लिए हम तीनों बाइक का विक्रय मूल्य प्लस करना पड़ेगी, यानी कि तीनों बाइक का विक्रय मूल्य पर ही हम क्या निकाल सकते हैं, उसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं।
तो तीनों बाइकों का क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तीनों बाइकों का विक्रय मूल्य हमें यहाँ पे निकाल लेंगे। तो तीनों बाइकों का कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, 5400, पहली का, दूसरी का 3300 और तीसरी का 5250। तीनों बाइकों का विक्रय मूल्य है, तो कुल विक्रय मूल्य यहाँ से हम निकाल लेंगे। 7 और 2 9, 5 10 3 13, यानी कि 13,950 रुपये क्या है, कुल तीनों गाड़ियों का विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य आ गया कुल तीनों गाड़ियों का, तो हम इसको तीनों गाड़ियों का कुल क्रय मूल्य निकाल लेंगे। जब हमारे पास कुल तीनों गाड़ियों का क्रय मूल्य आ जाएगा, देखिए पहली और दूसरी गाड़ी के क्रय मूल्य तो हम निकाल चुके, इन दोनों को कुल तीनों गाड़ी के क्रय मूल्य से माइनस कर देंगे तो हमें तीसरी मोटरसाइकिल क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहाँ से देखिए तीनों बाइकों का विक्रय मूल्य कितना है, 13,950, 13,950। और क्या हुआ, ऐसे 3 से 1/8% की हानि हुई है। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ से, कुल तीनों बाइकों का यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इंटू 100, हानि कितनी हुई उसे, 3 से 1/8%, यानी कि 8 3 24 और 25/8% की उसे हानि हुई। तो 100 से इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। देखिए 100 से हम 8 3 24 और 25/8 को माइनस करेंगे तो 800 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा, 775/8, 775/8। तो बटे के बटे में रहेगा तो उसको भी हम ऊपर पहुँचा दें, तो बटे के बटे में जो संख्या रहेगी वो ऊपर पहुँच जाएगी। अब इसको कैंसिल करते हैं, 25 से कर दें, 25 दिए 75, 2 बचे तो 25 से कम 25, 25 से 25 चुके 100। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया, अब ऊपर कितना है 13,950 और यहाँ पे 4 × 8। तो देखिए सबसे पहले 31 से इसमें भाग दें, 31 में देखिए 31 से इसमें भाग दें, यहाँ पे भाग देता हूँ। 31 से कितनी बार जाएगा, इस तरीके से आप अलग से भाग देकर देख लीजिए। देखिए 31 से भाग देंगे तो लगभग देखिए 139 में देखेंगे कितनी बार में जाएगा, 4 से 4 3 12, 5 से 5 3 15 ज़्यादा हो जाएगा, 4 से देखेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 124। कितना बचेगा यहाँ से 5 और यहाँ से कितना बचा, देखिए यहाँ से 1 बचा कुछ नहीं और यहाँ से 5 उतारा। अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है, 0 बचेगा तो यहाँ पे 0, यानी कि 31 से इस वाली संख्या में कितनी बार में भाग जाएगा, 450। 31 से इसको कैंसिल करें तो देखिए 1395 45 बार में कैंसिल और 0, यानी कि 450 बार में संख्या कैंसिल होगी। अब देखिए ऊपर 450 इंटू 4 8 32, 32 इंटू 445 कर दें हम, देखिए सॉरी 450 इंटू 32, 4 8 32 का मल्टीप्लाई कर दें तो कुल तीनों बाइकों का क्रय मूल्य हमें मिल जाएगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 5 दूनी 10 आता 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 से करेंगे 0, 3 5 15, हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13, 0 0 और 9 और 5 कितने होंगे यहाँ पे, 10 4 14, हासिल 1 4 1, कितना आ गया 14,400 रुपये। 14,400 रुपये क्या आया हमारे पास, कुल तीनों बाइकों का क्रय मूल्य हमें मिल गया, कितना 14,400 रुपये। अब देखिए जब हमारे पास कुल तीनों बाइकों का क्रय मूल्य मिल गया तो पहली बाइक का क्रय मूल्य यहाँ पे कितना था, 4500 रुपये निकाल लिया था हमने। दूसरी बाइक का क्रय मूल्य 3,000 रुपये और कुल तीनों बाइकों का क्रय मूल्य कितना आ गया, 14,400। क्वेश्चन ने पूछा है तीसरी मोटरसाइकिल क्रय मूल्य क्या होगा। तो कुल क्रय मूल्य से पहली और दूसरी मोटरसाइकिल क्रय मूल्य माइनस कर दें तो हमें तीसरी मोटरसाइकिल क्रय मूल्य मिल जाएगा। समझ में आ गया। पहली और दूसरी इसको ऐड करें कितना आएगा, 4500 और 3,000 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 3 और 45 7500, यानी कि 7,500। देखिए 7,500 ही आएगा। पहली और दूसरी बाइक का क्रय मूल्य जोड़ेंगे कितना आएगा 7500। तो 7500 को हम क्या कर दें, कुल क्रय मूल्य से माइनस कर दें। कुल क्रय मूल्य से पहली और दूसरी गाड़ी के क्रय मूल्य को माइनस कर दें तो तीसरी गाड़ी का क्रय मूल्य मिल जाएगा 0 0 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेंगे, यहाँ पे 13 13 में 7 जाएंगे 6, यानी कि तीसरी गाड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा वो हमें मिल गया 6,900 रुपये। समझ में आ गया क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी 6,900 रुपये। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके लिए बताया, एग्जाम में आपका हो सकता है 1 से 2 मिनट ले ले, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में टाइम ले सकते हैं और आप इनकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपसे एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने सॉल्व करके देखिए। देखिए कैलकुलेशन आप सॉल्व करेंगे तो आप जितने जल्दी आप इसको कैलकुलेट करते हैं उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। अब 1 मिनट से भी कम समय में इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
तो आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने से क्या होता है, हम एग्जाम में समय तो बचा लेते हैं, लेकिन हमें क्या होता है क्वेश्चन ही नहीं बनता तो हम उसे ना तो 1 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे ना फिर उसे 10 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। यदि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो फिर हम उसे अपना जो समय बचता है उसमें बड़े ही आराम से उसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हमारी तैयारी अच्छे से होती है तो एग्ज़ाम में हमें काफ़ी समय बचता है। जब तैयारी नहीं होती तो एग्ज़ाम में भी हमें समय की कमी पड़ जाती है। तो एग्ज़ाम में जब भी आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे लगें जो आपसे थोड़ा सा सॉल्व नहीं हो रहे हैं या ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो पहले आप पूरा एग्ज़ाम सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद जो आपके लिए समय बचे उसमें टेंशन फ्री होकर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप देखिए, वैसे सोचिए, मान के चलिए 1-आध क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपसे नहीं बन रहा, तो नहीं बन रहा तो आप सोचिए चलिए कोई बात नहीं, हमसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बाकी क्वेश्चन तो हमसे बन रहा है, तो हम बाकी क्वेश्चनों में हमें कोई मिस्टेक नहीं करना है। तो जब हमसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, समय बचा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, चलो इस पर ट्राई करते हैं ना। तो अब थोड़ा सा दिमाग पेशेंस रखकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और थोड़ा सा उसको समझिए क्वेश्चन को। जब आप समझ जाएंगे तो आप उसको भी अच्छे से सॉल्व करके और उसका आंसर भी आप सही निकाल पाएंगे, है ना। तो आप इस प्रकार से एग्जाम में अपनी अप्रोच बनाइए। और आप ज़रूरी नहीं आप बिल्कुल जितने क्वेश्चन दिए हैं हम पूरे क्वेश्चन को ही आंसर निकाल पाएँ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते, तो कोई बात नहीं, हमें सिलेक्शन चाहिए। तो 100% में देखिए कोई के भी 100% नंबर नहीं आते, लेकिन हम पढ़ते क्या है, हम पढ़ेंगे हमेशा मैक्सिमम नंबर लाने के लिए ना। पढ़ना तो हमें मैक्सिमम नंबर लाने के लिए है। यदि आप अभी से सोच लेंगे कि हमें 50% नंबर लाना है, 70% या 80%, तो आपका काम नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल अभी तो आपकी ये सोच यही बनाना है कि हमें 100% नंबर ही लाना है। तो जब आप इस प्रकार की सोच बनाएंगे तभी आपके एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे ना। तो आप अच्छे मार्क्स से लाइए एग्ज़ाम और सिलेक्शन पाइए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और देखिए इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। एक व्यक्ति ने 40,000 रुपये में एक खेत खरीदा। एक व्यक्ति ने क्या 40,000 रुपये में एक खेत खरीदा। वह इसका 1/5 भाग 25% की हानि से तथा 3/8 भाग 25% लाभ से बेचता है। क्लियर है। मैं शेष भूमि को कितने में बेचेगी, उसे कुल मिलाकर क्या हो 10% लाभ हो, यानी कि उसे कुल भूमि पर क्या होना चाहिए 10% लाभ होना चाहिए। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए 1/5 भाग पर उसे क्या हो रही 25% की हानि। तो टोटल भूमि का कुल मूल्य कितना 40,000। तो 1/5 भाग का मूल्य क्या होगा, तो हम 40,000 का 1/5 कर देंगे। तो क्या करेंगे हम 40,000 का 1/5 करेंगे तो 1/5 भाग का जो क्रयमूल्य है वो हमें मिल जाएगा 5 से 5 8 40। तो कितना मिल गया हमें 8,000 रुपये। यानी कि 1/5 भाग का क्रयमूल्य कितना है 8,000 रुपये। तो क्रयमूल्य यहाँ पे कितना है 8,000 रुपये और उसे 25% की हानि हो रही, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 75/100। क्लियर है। यहाँ से क्या निकाल रहा है हम 1/5 भाग जो भूमि है उसका यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल रहा है। तो 1/5 भाग भूमि का क्रय मूल्य यहाँ पे विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। क्रय मूल्य तो 8,000 रुपये है ना, 1/5 भाग यानी इस वाले भाग का हम 1/5 निकाल दिए तो इसका क्रय मूल्य आ गया। यहाँ से क्या निकाल रहा है विक्रय मूल्य निकाल रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे 25 थी 75, 25 चौके 100, 4 से 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 2,000। 2 × 3 कितना हो जाएगा 6,000। तो देख लीजिए 6,000 रुपये क्या आ गया हमारा, पहले वाला हिस्सा जो है 1/5 इसका विक्रय मूल्य आ गया, कितना आ गया 6,000 रुपये। अब इसी प्रकार से हम 3/8 भाग देखेंगे। 3/8 भाग का मूल्य क्या होगा 40,000 कम क्या कर देंगे 3/8 कर देंगे। देखिए 40,000 का 3/8 कर दीजिए, 8 5 40, तो कितना आ जाएगा 5,000 × 3 5 3 15, यानी कि कितना मूल्य होगा इसका 15,000। किसका होगा 3/8 भाग भूमि है उसका क्रय मूल्य कितना होगा 5 3 15,000 रुपये होगा। समझ में आ गया। देखिए जितना हिस्सा है 3/8 भाग, तो हम कुल भूमि का इतना निकाल लेंगे तो उसका क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब देखिए इसका क्रय मूल्य 15,000 रुपये है और इस पर क्या हो रहा है उसे 25% का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा क्रय मूल्य × 100 प्लस लाभ कितना 125/100। तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 150 × 125 करें तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 15 से इसमें करते हैं 15 5 75। देखिए 15 5 75 और इसके बाद हासिल आई 7, तो 15 दूनी 30 और 7 37, अब हासिल आई 3, 15 एकम 15 और 3 18 और 0 है। तो यहाँ से कितना आ गया 3/8 भाग जो भूमि है उसका विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास कितना आ गया 18,700
50 रुपये इसका हमें विक्रय मूल्य मिल गया। क्लियर है। 1/5 भाग का विक्रय मूल्य आ गया 6000 रुपये और 3/8 भाग का विक्रय मूल्य आ गया 18,750 रुपये। क्वेश्चन में आगे कहा है उसे कुल मिलाकर कुल भूमि पर क्या होता है 10% का लाभ होता है। तो कुल भूमि का क्रय मूल्य कितना है, इस पर हम 10% लाभ के साथ विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो देखिए कुल भूमि का क्रय मूल्य कितना है 40,000 रुपये। तो 40,000 का हम क्या कर देंगे 110%, तो हमें कुल भूमि पर 10% लाभ के साथ विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 × 11 कितना है 44 और कितनी जीरो है यहाँ पे 3 जीरो, यानी कुल भूमि का वो विक्रय मूल्य देखें तो कितना होगा 44,000 रुपये। देखिए क्या आ गया 44,000 रुपये कुल भूमि का विक्रय मूल्य आया। क्वेश्चन ने पूछा है लेकिन शेष भूमि का, देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है ना अभी हमने जो सॉल्व किया था उसमें तीसरी बाइक का क्रय मूल्य पूछा था। तो यहाँ पे क्या पूछ लिया शेष भूमि का यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है। तो कुल भूमि का विक्रय मूल्य मालूम है और हमें 1/5 भाग हिस्से का भूमि का मालूम है और 3/8 भाग भूमि का हिस्सा उसका विक्रय मूल्य मालूम है। तो शेष जितनी भी भूमि होगी उसका हम निकाल लेंगे। कैसे, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को प्लस करें इन दोनों विक्रय मूल्य को और कुल विक्रय मूल्य से माइनस कर दें, तो जितना हिस्सा भूमि का बचा उसका हमें विक्रय मूल्य हमें मिल जाएगा। तो देखिए कुल भूमि 44,000 रुपये, इससे 18,750 और इसमें क्या करेंगे हम 6,000 और प्लस करेंगे। क्यों, 1/5 भाग भूमि का हिस्सा है ना वो 6,000 रुपये में बेच रहा है और 3/8 भाग हिस्सा जो है वो 18,750 में बेच रहा है। तो दोनों हिस्सों कुल कितने में बेच रहा है, यहाँ पे इनको प्लस करेंगे तो 7 और यहाँ पे देखिए 8 और 6 कितना हो जाएंगे 10 4 14 से लाई 1, यानी कि 24,750 रुपये में क्या करेगा 1/5 और 3/8 दोनों हिस्से को बेचेगा। कुल हिस्सा उसने 44,000 रुपये में बेचा और जो दो हिस्से क्वेश्चन में दिए हैं वो 24,750 में बेचे। तो जो शेष भूमि है वो कितने में बेचेगा, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे जो कुल भूमि है कुल भूमि का विक्रय मूल्य इससे हम इसको माइनस कर देंगे 24,750 को, तो जो शेष भूमि है उसका हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा। वही निकालना है 0, 10 से 5 जाएंगे 5, 9 से 7 जाएंगे 2, यहाँ पे कितना बचेगा 3 13, 13 से 4 माइनस होंगे यहाँ पे कितना बचेगा 9 और 3 से 2 जाएंगे 1, तो कितना बचेगा शेष भूमि का विक्रय मूल्य 19,250 रुपये। समझ में आ गया क्वेश्चन, देखिए समझ में आ गया तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए 19,250, तो आंसर देखिए यहाँ पे ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे होते हैं टीचर जो अपने पेड कोर्स में तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, लेकिन जो आपके लिए यूट्यूब पर डेमो के लिए क्लास डालते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन वो सॉल्व कराने से बचते हैं। क्यों बचते हैं, यदि वो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे तो आप पहले ही डर जाएंगे ना, तो आप उनका पेड कोर्स कैसे खरीदेंगे। तो सिर्फ आप वो क्या करते हैं डेमो क्लास में आपके लिए इस तरह से इजी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ताकि आप उनको पेड कोर्स ये सोच कर खरीद लें कि सारे क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व कराएंगे। देखिए आप भी इतने समझदार हो कि सभी क्वेश्चन तो ऐसे हो नहीं सकते कि बहुत ही जल्दी सॉल्व होते हो, 5 से 10 सेकंड या 20 सेकंड में ही सॉल्व होते हैं। तो आप भी तो देखते होंगे कि बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो होते हैं जो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बिल्कुल पूछे जाते हैं ना। तो आप इन क्वेश्चन, यहाँ हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार के ज़्यादा ना पूछे जाते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन तो इस प्रकार से जरूर पूछे जाएंगे ना। तो आप इन क्वेश्चनों को भी इग्नोर मत करिए, इन क्वेश्चनों को भी आप अच्छे से सॉल्व करिए, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए हम इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हैं उनके लिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके मनपसंद क्वेश्चन आ गए, यानी कि वो क्वेश्चन है यहाँ पे अब जो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि इनको यदि हम सॉल्व करने का सरल तरीका जानते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, या आप इनका तरीका नहीं जानते तो फिर ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी समय ले लेंगे। तो मैं आपके लिए इन क्वेश्चनों का ऐसा तरीका बताऊंगा कि बहुत ही जल्दी सॉल्व हो। यानी कि अब ये क्वेश्चन देखिए, आप इनको पहले समझ लीजिए, फिर आप देखिए कि 5 से 10 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम जरूर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको और समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अब जो 2 लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी IMP हैं और दोनों क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखिए। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संतरे रुपए में 10 के भाव से खरीद कर, यानी कि 1 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर रुपये में 8 के भाव से बेचे गए, यानी कि 1 रुपये में 8 बेचे गए, 8 की दर से 8 के भाव से बेचे गए, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया कि हमें लाभ होगा, तो बताना है कि कितने प्रतिशत का हमें लाभ होगा।
अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, हम इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी कर भी चुके हैं, लेकिन उसी का एक पार्ट है ये। उसी देखिए हम जो क्वेश्चन अभी इस टाइप के सॉल्व किए हैं उनमें एक क्वेश्चन कुछ और भी क्वेश्चन जोड़ के पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है इसमें, है ना। कई बार क्या होता है एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा क्वेश्चन शामिल हो जाते हैं, वो बनकर एक ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें क्या दिया है 10 संतरे जो हैं 10 संतरों का क्रय मूल्य, तो मैं 10 संतरे नहीं लिखूंगा, सिर्फ 10 लिखूंगा। 10 संतरों का क्रय मूल्य कितना है 1 रुपये। समझ गए। आपको इस प्रकार से एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है कि 10 संतरों का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपये, तो फिर हम 1 संतरों का क्रय मूल्य निकालेंगे, 1 संतरों का क्रय मूल्य बराबर इतना रुपये। तो ये तो हम स्कूल में पढ़ते थे इस तरीके से, अब तो हमें शॉर्ट तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। तो तरीका हमारा वो ही है, लेकिन हम इसको यहाँ पे लिखेंगे नहीं। देखिए यदि तरीका आप वो ही रखेंगे तो आपने कभी ना कभी इस तरह के क्वेश्चन जरूर अपने स्कूल लाइफ में पढ़े होंगे, है ना, सभी पढ़ते हैं इस तरीके से। यदि आप उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे और आपको पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, है ना। तो आप उसी तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है, आपके लिए कंफर्ट हो, तो आप उसी तरीके से मैथ्स को पढ़िए। तो 10 संतरों का क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 1 रुपये। तो यहाँ से हम 1 संतरे के क्रय मूल्य निकालेंगे। 1 संतरे का क्रय मूल्य कितना होगा और कम, यानी 10 से भाग लग जाएगा, है ना। तो 1 संतरे का क्रय मूल्य कितना होगा 1/10 रुपये। क्लियर है। यहाँ पे क्या है 1 संतरे का एक क्रय मूल्य है। अभी आपके लिए बता देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाए। आपको एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रुपये में 8 के भाव से बेचे, यानी कि 8 संतरों का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपये। क्लियर है। 8 संतरों का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 1 संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा और कम, तो 8 से भाग लग जाएगा। क्लियर है। यहाँ से हमने 1 संतरे का निकाल लिया विक्रय मूल्य, और यहाँ से 1 संतरे का क्रय मूल्य, 1 संतरे का क्रय मूल्य और 1 संतरे का विक्रय मूल्य। हमें क्या हो रहा है यहाँ पे लाभ हो रहा है, यानी कि हम अधिक में बेच रहे हैं। क्लियर है। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस करिए तो हमें लाभ मिल जाएगा। पहले लाभ देखेंगे ना कितना लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य को माइनस कर लेंगे। तो 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा यहाँ से। देखिए एलसीएम देखते हैं हम, 2 से 4 5 और 4 5 से जाएगा अब, यानी कि 20 20 दूनी 40, एलसीएम 40 आएगा। 8 से 8 5 40, 10 से 4 बार में कैंसिल, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 1/40 रुपये। उसका लाभ कितना मिल गया हमें 1/40 रुपये। लेकिन हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो आपके लिए मैं पिछले कई सारे क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जितना लाभ होता है उसको ऊपर लिखते हैं, क्रय मूल्य नीचे। तो क्रय मूल्य देखिए 1/10 × 100, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा लाभ का जो भी प्रतिशत होगा वो हमें मिल जाएगा। बटे में संख्या तो पलटी मारेगी, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/40 ऊपर 10/1 × 100। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचे यहाँ पे 2, 4 5 20, 25%। 25% क्या हुआ हमें यहाँ पे लाभ प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन देखिए लाभ 25% हमारा आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपसे 10 से 5 सेकंड में 5 से 10 सेकंड में सॉल्व नहीं होगा क्या। 10 सेकंड में भी सॉल्व नहीं होता तो मान के 15 सेकंड में तो सॉल्व होगा, 15 में भी नहीं होता तो 20 सेकंड में मान लीजिए, 20 सेकंड में तो और सॉल्व होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे 20 सेकंड में भी सॉल्व होते हैं, तो कोई ज़्यादा समय नहीं है ना, हमें एग्जाम में अच्छा समय मिलता है, काफ़ी समय मिल जाता है ना। जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसकी अप्रोच समथिंग मान के चलिए, एक यदि 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन के लिए एग्जाम में भी कम से कम 20 मिनट तो सोच के रखते ही हैं कि 20 क्वेश्चन को 20 मिनट में सॉल्व कराना है हमें। लेकिन हम 20 क्वेश्चनों को 20 मिनट से भी कम में सॉल्व कर सकते हैं ना, ज़्यादा ही समय दिया होता है 20 क्वेश्चनों के लिए, कम से कम 30-40 मिनट हमारे लिए सब इतना समय मिलता है, या इतना नहीं भी मिलता तो हम मान के चले 20 ही मिनट मिलते हैं। तो 20 मिनट हम इस तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम 20 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 मिनट में। जब हम 3 क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चन को हम 1 मिनट में भी सॉल्व कर लेंगे, तो उससे हमें दिक्कत क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में भी मिल जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस क्वेश्चन के बाद हमारा प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है ना। हलवाई क्या करता है, अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या करता है 900 ग्राम तौलता है। उसका हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए बहुत सी बार ऐसा होता हो ना, आपके साथ भी हुआ होगा, आप किसी किराने की दुकान पे गए होंगे तो किसी किराने वाले ने आपसे बोला होगा, भाई साहब बिल्कुल जो क्रय मूल्य है, यानी जितने का मैंने लिया उतने का ही आपको दे रहा हूँ, उस पर 1% भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, है ना। ऐसा बोलते आपने कई बार सुना होगा।
जबकि आपको भी मालूम है एक्चुअल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी दुकानदार हो वो कभी प्रॉफिट ना कमाए, लेकिन वो बोलते इसलिए हैं। देखिए वो करते क्या है, हो सकता है आपको एक्चुअल रेट पे भी दे रहा हो, लेकिन वो बेईमानी कहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा। परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या करेगा, 900 ग्राम तौलेगा। यानी कि 1 किलोग्राम का भाव उसे कुछ है तो ठीक है, वो कहेगा भाई साहब बिल्कुल आपको उसी रेट पे दे रहा हूँ, तो 1 किलोग्राम का जो भाव है उसी रेट पे देगा, लेकिन आपको सामान कम दे देगा ना, तो प्रॉफिट आप उसने यहाँ पे कमा लिया। तो कई बार आपने इस प्रकार का देखा होगा। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हम क्या सॉल्व करेंगे, तो उसका लाभ हमें देखना है कितना उसने लाभ प्रतिशत कमाया। तो यहाँ पे देखिए 1 किलोग्राम यानी कि ग्राम में देखें कितना, 1000 ग्राम। क्लियर है, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। उसने क्या करा, 1000 ग्राम की जगह उसने 100 ग्राम तोला, यानी कितना कम तोला, तो 100 ग्राम। देखिए 1000 ग्राम की जगह उसने 900 ग्राम तोला ना, तो जितना कम तोला उसको यहाँ पे लिखेंगे 100 ग्राम कम तोला, बटे में कितना तोला उसको लिखेंगे 900 ग्राम। हमेशा इसको याद रखिए, जितना उसने कम दिया ऊपर लिखेंगे और जितना दिया उसको नीचे लिखेंगे। 900 ग्राम तोला और प्रतिशत में पूछा इसलिए 100, तो जो भी हमें लाभ प्रतिशत हो रहा होगा वो हमें मिल जाएगा। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100/9 कितना आ गया, 100/9। तो ऑप्शन में कई बार देख लीजिए इस प्रकार से है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे आगे देख लेते हैं। आगे और सॉल्व कर दिए, 9 एकम 9, 1 बचा 10, 9 एकम 9, 1 बचा, यानी 11 से 1/9 प्रतिशत हमें लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आपको एग्जाम में 5 ही सेकंड लगेंगे ना, तो क्वेश्चन भले इस प्रकार से है तो बहुत से बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा, तो ना तो वो 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे, ना इसको 5 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। तो इतना अंतर रहता है ना, पढ़ने का हमें बेनिफिट यही होता है कि यदि हमारी तैयारी अच्छी से है तो हमारा एग्जाम में काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो देखिए कितने जल्दी सॉल्व हो गया, तो ऑप्शन देख लीजिए 11 से 1/9 प्रतिशत, ऑप्शन ए वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी अच्छे से देख लें, और इस चैप्टर की आप अच्छे से घर पर जो क्वेश्चन हैं इन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो आप वीडियो को फिर से ज़रूर देख लीजिए। और आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जो भी और अधिक डिस्कशन है वो अच्छे से कर सकते हैं। और मैं जो भी चैनल से रिलेटेड कुछ जानकारी होती है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी और आप वहाँ से अच्छे से कनेक्ट भी बने रहेंगे। और आप यदि नीचे फेसबुक पेज पर देखिए, फेसबुक पेज की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि वहाँ पर भी आप कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन बता दूंगा, है ना। आप वहाँ पर भी मैसेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपसे बता दूंगा। और आपको जो भी डाउट होता है नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ लीजिए, मैं हो सकता है जो भी आपका आंसर उसका वहीं कमेंट्स बॉक्स में आंसर दे दूँ, या उसका आंसर वहाँ ना दे पाऊँ तो नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, परसेंटेज तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, नंबर सिस्टम भी पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस 3 चैप्टर हमारे हो गए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्काउंट, है ना। परसेंटेज, डिस्काउंट और हमारा कौन सा प्रॉफिट लॉस, तीनों एक दूसरे से रिलेवेंट हैं, तो पहले हम तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम जो बुक के अनुसार है या तो वहाँ से ले लेंगे बुक के अनुसार जो सिक्वेंस में है, या फिर अपने अनुसार ही कोई चैप्टर ले लेंगे। देखिए जरूरी नहीं है आप सिक्वेंस में सारे चैप्टर पढ़ें, कुछ चैप्टर होते हैं जिनको सिक्वेंस में पढ़ना जरूरी होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम आगे पीछे कैसे भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए आगे आपको साधारण ब्याज पढ़ना है तो उसके साथ आप चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर जरूर पढ़िए ना। आप समय दूरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप समय कार्य वाला साथ पढ़िए। इस तरीके से कुछ चैप्टर हैं जो आपस में कैसे होते हैं, आपस में रिलेवेंट होते हैं, तो उनको आप एक साथ पढ़ लीजिए, बाकी चैप्टर को आप आगे पीछे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।